अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज आप लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आज का लेक्चर और केमिस्ट्री का केमिकल काइनेमेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो सिमिलर होंगे। रेडियो एक्टिविटी और केमिकल काइनेमेटिक्स ये दोनों बहुत मिलता जुलता है, दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन है। थोड़ा सा चेंजिंग करके आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ने के बाद केमिकल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन खुद से निकाल सकते हैं। वहां भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए, केमिकल काइनेमेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए, केमिकल रिएक्शन में भी क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार घटता जाता है, और रेडियो एक्टिविटी में भी अल्फा बीटा गामा रे एमिशन के कारण नंबर ऑफ एटम्स लगातार घटते जाते हैं। इसलिए दोनों में समानता है, सिमिलरिटीज है। अगर आप ध्यान से अभी देखेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी और फिर उनका इक्वेशन, तो फिर केमिस्ट्री का केमिकल काइनेमेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना, समझना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कल आपको पिछले लेक्चर में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बताया गया था। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है लॉस होना। डीके भी इसको कहा जाता है, डीके। कुछ निकलता है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, घटेगा। रेडियो एक्टिविटी में आपने देखा था कि हमेशा अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होते रहते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स हमेशा घटता रहता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है, और लॉन्ग में सब मिला के एक क्वेश्चन होगा आपका। या कभी लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन को लिखें और उसके हेल्प से इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी निकालें। ये दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये लॉ कहता है कि डिसइंटीग्रेशन के जो रेट होते हैं, the rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present at any moment. The rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present at any moment. मतलब शुरू में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, रेट ऑफ इंटीग्रेशन भी, डिसइंटीग्रेशन भी ज्यादा होगा, ज्यादा लॉस होगा, तेजी से लॉस होगा। कम होगा तो कम। जिसके पास ज्यादा रुपया होता है ज्यादा खर्चा करता है, जब रुपया घटने लगता है तो फिर वो धीरे धीरे कम खर्चा करता है, सोच सोच के करता है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है। अगर शुरू में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा तो तेजी से डिसइंटीग्रेट होगा, और जैसे नंबर ऑफ एटम्स घटेगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी घटता चला जाएगा। तो दोस्तों, dN/dt is rate of disintegration. It is directly proportional to the number of atoms present at any moment. That is directly proportional to the n. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो निगेटिव साइन। अगर आप निगेटिव साइन नहीं देते हो तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यहाँ पे बढ़ना होता है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन का मतलब बढ़ना नहीं होता है, घटना होता है। तो घटाने के लिए ही यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन को समझाने के लिए निगेटिव साइन लिया जाता है। निगेटिव साइन डिनोट्स डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग लैम्डा लाते हैं। लैम्डा का नाम है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। केमिस्ट्री में के लाते हैं, उसको रेट कांस्टेंट नाम दिया जाता है। वहां पे रेट कांस्टेंट पढ़ लिया केमिस्ट्री में। अब आप एन को नीचे ले आए, dt को ऊपर ले जाए, माइनस को उधर ले जाए, बोथ साइड इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन ऑफ dx by x क्या होता है दोस्तों, ln x, नेचुरल लॉग x। इंटीग्रेशन ऑफ dn by n ln n, लेमडा बार dt का इंटीग्रेशन t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस
और माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस को पहले माइनस को बाद में लिखें और इधर लैम्डा टी रहने दें। अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट, लॉग है, लॉग को दोनों बार लिखना पड़ेगा, एक बार अपर लिमिट के साथ, एक बार लोअर लिमिट के साथ। अब आप यहां एक लॉग का फॉर्मूला बैठाइए, ln लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n, एक लॉग लिख के बाई कर देते हैं, एक ln लिखकर n नॉट बाई n करते हैं, बराबर हो गया लैम्डा टी। अब देखिए ln जो है, जिसका नाम नेचुरल लॉग है, इसका बेस स्मॉल e होता है जो छिपा रहता है। तो लॉग के डिफिनेशन से अगर हम n नॉट बाई n लिखेंगे, इसका जो बेस है इधर जाकर बेस बन जाएगा और इधर जो है वो पावर बन जाता है। यहाँ पे बेस ही छिपा हुआ है, हम सिर्फ n नॉट बाई l लिख रहे हैं, यहाँ बेस क्या है, स्मॉल ई, ये बेस अब इधर जाएगा और जो लैम्डा टी है वो है पावर बन जाएगा। इससे n नॉट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। इसी इक्वेशन को अगर पलट दे, n को ऊपर n नॉट को नीचे, ये प्लस लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। इससे n निकाले तो n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। इस इक्वेशन में ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स करना है उसमें जनरल लॉग का टेबल दिया जाता है, बेस 10, जिसका बेस क्या होता है 10, तो बेस ई को बेस 10 में बदल देंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लॉग लिखेंगे n नॉट बाई n इक्वल लैम्डा टी। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इस सब इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तीनों में से कोई भी रहेगा वो इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे ज्यादातर। ये इक्वेशन अभी याद होना चाहिए, 2.303 log n नॉट बाई n बराबर लैम्डा टी। अब आइए सेकेंड लॉ, ये तो फर्स्ट लॉ पे हुआ है, इतना तक एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है आपका, फर्स्ट लॉ लिखना, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिखना और इक्वेशन निकालना। अब सेकेंड लॉ की बात करें, सिर्फ लॉ लिखने का रहा है, क्यों एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, एक बार ध्यान से सुनो, यहाँ पे सिर्फ लॉ लिखने का रहा है, एक्सप्रेशन नहीं निकालने का रहा है, तो हम लॉ लिख के यहां तक छोड़ देंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ पे आ जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर इक्वेशन निकालने का रहा है तब फिर इक्वेशन निकाल कर दिखाएंगे। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ को हम कहते हैं अल्फा डी के लॉ, डी के अंदर निकलना, लॉस होना, क्षय होना, अल्फा डिसइंटीग्रेशन भी उसको आप बोल सकते हो। आप जानते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमेशा अल्फा बीटा गामा रे निकलता रहता है। अल्फा क्या है, जस्ट लाइक हीलियम, हीलियम के बारे में क्या पढ़े हो, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। एक अल्फा रे निकलने का मतलब एक हीलियम निकल गया, एक हीलियम निकल गया था, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4। मान लो कोई एलिमेंट है ये x, इससे एक अल्फा रे निकल रहा है, तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, 99 है तो 97 हो जाएगा और मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी, 295 से घट कर क्या आया 291। बीटा डी के लॉ कहता है कि अगर एक बीटा रे इमिट हो, अगर एक बीटा रे इमिट हो तब जाकर एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 बट देयर विल बी नो एनी चेंज इन मास नंबर। हाफिज साहब आपके पीछे जो बैठे उनको देखिए तो क्या करने आए क्लास में, वो कहां समझा रहे हैं, बोर्ड पे नीचे, नीचे देखने आए हैं, फिर नीचे देखा, जहां समझा रहे वहां ना देखेगा, यहां देखिए 3 लड़का बैठा है, पिलर के पास बैठेगा, जहां से दिखा नहीं, ऐसे जगह बैठा करते हैं आप लोग, महान हस्ती। तो अल्फा डी के लॉ क्या कहा कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी और मास नंबर में 4 की कमी होगी, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4। अल्फा डी के बोले थे अभी, अल्फा डी के फिर से बोला मैंने, अल्फा डी के में एटॉमिक नंबर जी इंक्रीज बाय, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाय, दिमाग में बैठाओ इसको, एक अल्फा रे निकल रहा है तो घटेगा ना, क्या होगा, घटेगा, क्या घटेगा, एटॉमिक नंबर कितने से घटेगा, मास नंबर कितने से घटेगा, मास नंबर। बीटा डीके में देखिए उल्टा हो रहा है,
बीटा डीके निकल रहा है बीटा रे, the atomic number is increased by 1, but there will be no any change in mass number. ये 99 है तो देखो 100 हो गया, और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ चेंज. 1 बीटा रे इमिशन में एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर इज, and there will be no any change in mass number remain same. ठीक है, याद रहेगा ना? समझ आ रही बात? समझ आ रही है? तो बताइए आप, बीटा रे इमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से क्यों बढ़ गया? ये मन में सवाल होना चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना. क्या बोलिए? दाइम से अबू दाइम खड़ा हुई, यूट्यूब पे आपको पूरी दुनिया देखिएगा. सुनिए, उधर दिखाओ तो अबू दाइम को. बीटा रे इमिशन में एटॉमिक नंबर 1 से क्यों बढ़ जाता है? हम बोले बीटा इमिट हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं, कौन सी बात होगी? इस सवाल आपके मन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लिखा हुआ हो गया बोर्ड? ये साफी जी देखिए, दिमाग लगा लिए. आप लिखे दिखा हुआ ये चीज, हॉट पॉइंट बोले थे, सब छाप चुका है. 9 बजने वाला अभी तक, 10 बजे कितना, 9 बजने वाला है, अभी तक छापा नहीं है आप लोग. ये हॉट पॉइंट करके लिखा है. बैठिए, कुछ ध्यान नहीं. अब मोबाइल खींच लिया होगा. In case of beta emission, 1 neutron is split into 1 proton and 1 beta ray. Beta ray emitted and number of proton is increased by 1, so atomic number is increased by 1. चल में देखो, एक तो और आपको ये सवाल भी पूछना चाहिए, न्यूक्लियस, ये सारा न्यूक्लियर फिनोमेना, रेडियोएक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमेना. आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में कहां से इलेक्ट्रॉन आ गया? इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर आता है. एक भी सवाल ये भी था ना आपके सवाल है. हम बीटा रे, व्हाट इज बीटा रे? बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्शन आपको क्या करना चाहिए था, आपने ऐसा कुछ नहीं पूछा. बोलते हैं यस, नो डाउट. क्या? तो दोस्तों, बीटा रे कैसे इमिट होता है? एक्चुअल में वहां पे एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है. एक न्यूट्रॉन टूट जाता है, एक प्रोटॉन में, एक बीटा रे में. आप देख सकते हो, एक न्यूट्रॉन स्प्लिट्स इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 बीटा रे. बीटा रे इज इमिटेड. यहां एरो लगा, ये बाहर चला गया. बीटा रे कहां चला गया? बाहर. और प्रोटॉन क्या हुआ? 1 बढ़ गया. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉन एज एटॉमिक नंबर. देखो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, इसलिए मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो गई. एक प्रोटॉन बढ़ गया हमारा. प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन बीटा रे इमिट हो रहा है, बाहर जा रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए. नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से ही कहते हैं एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 इन केस ऑफ बीटा इमिशन. अब देखिए गामा इमिशन में क्या होगा. गामा में जानते नो चार्ज नो मास, तो नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड नो चेंज इन मास नंबर. गामा रे के इमिशन से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा. यहां पे देख सकते हैं आप, गामा माइनस हो रहा है, निकल रहा माइनस बीटा. एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा, मास नंबर सेम, गामा इमिट हो रहा है, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा. बोलिए आंसर क्या होगा? when 1 अल्फा रे and 2 बीटा रे emitted, क्या बनेगा दोस्तों? वेरी गुड. एक अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2, एंड 2 बीटा रे निकला तो फिर 2 बढ़ गया, तो 97 से फिर 99 हो गया. एक अल्फा निकले गए, पेज पलटता नीचे पीछे वाला, दिमाग तुम लोग का क्या बोले. एक अल्फा ने निकला, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई, डिक्रीज बाई 2. एक अल्फा ने निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई, फिर 2 बीटा रे निकला तो एटॉमिक नंबर फिर 2 से बढ़ गया, तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन मास नंबर घट गया. एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स. इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 नंबर का? आइसोटॉप्स. व्हेन 1 अल्फा रे एंड 2 बीटा रे इमिटेड, देन आइसोटॉप इज फॉर्म्ड. अब उल्टा हो, इफ 1 बीटा रे इमिटेड, इसकी का ऑप्शन यहीं से चुनना है आपको.
दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन यही दिए हैं, तो क्या बनेगा इसमें? यहां देख सकते हो आप, एक बीटा एमिट हुआ है, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड नो चेंज इन मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, उसका नाम क्या था? आइसोबार। तो क्या बनेगा? याद रहेगा ना? अल्फा रे एमिशन से क्या होगा? एटॉमिक नंबर, लास्ट वाला खड़ा हो। एक अल्फा रे निकले थे, एटॉमिक नंबर में क्या चेंजिंग आएगा? छाप रहा है, इधर देखो, एक अल्फा रे एमिशन से एटॉमिक नंबर में क्या चेंजिंग आएगा? कुछ नहीं समझा। देखिए, अल्फा रे निकले थे, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता। बहुत महान हस्ती लोग कहीं का। एक अल्फा रे निकला तो क्या एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 नहीं लिखा हुआ है? अल्फा बीटा गामा नहीं पहचानता क्या? अल्फा रे एमिशन से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, मास नंबर में 4 की कमी होती है। क्या बोलता है? नो चेंज। अब बीटा एमिशन से देखिए कोई चेंज नहीं होगा। अरे बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं, और गामा में कोई चेंजिंग नहीं। गामा में, क्योंकि गामा में नो चार्ज नो मास। एक अल्फा 2 बीटा रे निकले तो क्या बनेगा? एक अल्फा 2 बीटा रे निकले तो क्या बनेगा? और एक गामा रे निकले तो गामा रे, कुछ नहीं बनेगा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। 1 बीटा रे निकले तब एनी प्रॉब्लम? ठीक है दोस्तों, इतना ही, धन्यवाद। व्यूज वाले साहब, अभी भी तो जमीन जिंदा है, जमा करो, हम नहीं करेंगे क्या? अभी तो